Hello, good afternoon, everyone. Please confirm if you are able to hear the voice clearly and if you are able to see the screen. If everything is fine, then we can start the lecture. Okay, it's clear, it's visible. Thank you for response. So from today we are starting the live classes here. So I will explain the concepts. Then after we will do some practice. आप कॉपी पेन अपने पास रखेंगे. तो कोई क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूँ कॉन्सेप्ट बताने के बाद तो आपको सॉल्व करना है और आपको रिस्पॉन्स करना है. आइडिया ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें. आई विल गिव यू अ 1 मिनट टाइम और हाफ अ मिनट इन बिटवीन. उस पर आप सॉल्व करेंगे, अपना रिस्पॉन्स करेंगे. बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स आई विल गेट टू नो कि आपको कितना समझा है और कौन कौन से पॉइंट्स पर हमको ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है. सो इससे क्या होगा कि कम टाइम में आप इफेक्टिवली लर्न करेंगे. और आपके जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स पढ़ाने के टाइम पे कोई भी चीज़ आपको कम समझता है या फिर आपको डिलेमा रहता है, डाउट रहता है, तो आपको इमीडिएटली बोलना है लिख करके. और अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो आफ्टर द लेक्चर विल बी कंप्लीटेड एट 1:30. उसके बाद वी विल स्टे फॉर 10-15 मिनट्स. तो जो आपके डाउट्स होंगे, अदरवाइज डाउट्स हैं जहाँ से भी हैं, उस पीरियड पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. राइट सर, आप लेक्चर के बाद में नोट्स सेंड करने वाले हैं क्या? आप चाहेंगे तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो इस पे स्क्रीन पे भी लिखा जाएगा. उसका पीडीएफ बना करके आपको शेयर कर देंगे. बाकी नोट्स के लिए आपको जो मॉड्यूल दिया गया है उस पर भी कंटेंट लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. लेक्चर के ड्यूरेशन में आपको क्रक्स पॉइंट नोट कर लेने हैं अगर आप नोट कर पाते हो, लेकिन समझने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करनी है. बिकॉज फिजिक्स में अपने मार्क्स तभी बनेंगे जब हम कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करते हैं. सो वो पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी. रिकॉर्डेड लेक्चर पोस्ट होगा क्या? रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में बोल देता हूँ. जैसे ये मीटिंग खत्म होती है उसके बाद आप टीम्स के पोस्ट पे जाते हो, जो जनरल चैट वाला सेगमेंट होता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली सेव्ड रहता है जो भी लेक्चर होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम लोगों ने लगा रखी है. वो रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पर 20 डेज के लिए अवेलेबल रहता है. तो विद इन 20 डेज कभी भी आप वहाँ पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, वॉच कर सकते हो. अगर डाउनलोड आपने कर लिया तो आपके पास हमेशा के लिए रह जाएगा. और ये भी हम लोग एफर्ट करेंगे कि उसको यूट्यूब चैनल पे भी डालने का. सो अगर यूट्यूब चैनल पे हम नहीं डाल पाते हैं तो आपको इससे अपना सेव कर लेना है, वॉच करना है. और जहाँ तक होगा तो हम लोग उस पर प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब चैनल में. ठीक है, हाँ यूट्यूब पे कर देंगे, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर्च करने में मिलता नहीं है, कहाँ पर है, और ढूंढ नहीं पाते हैं. तो यूट्यूब से भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, सो दैट उसके लिए आपका इशू ना बने. लाइव टॉपिक की प्ले लिस्ट बनाना. ओके, सो यूट्यूब वाला पॉइंट कर सकते हैं. प्लीज टेक ऑब्लिगेशंस कोलिजन्स रिवीजन. श्योर, उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे. अभी टॉर्क हम लोग जो पढ़ा रहे थे तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और एक बार आपको कैलकुलेट करना समझता है तो फ्यूचर में जब कभी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको उतने इफिशिएंटली से कैलकुलेट कर पाएंगे. आइडिया इज कि आपको क्रिस्टल क्लियर पता हो जाएगी किस तरह से टॉर्क निकालते हैं एंड व्हाट द मेथड वी यूज. सो वो विजुअलाइजेशन आपको आ जाना चाहिए. उसके बाद वी विल हैव आपका ऑब्लिक कोलिजन रिवीजन है, उसको भी करा देंगे. हाँ, तो मैं टॉर्क से स्टार्ट करता, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद टॉर्क आता है. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट से पिक कर लेते हैं. रोटेशन समराइज कर देता हूँ, कुछ और पॉइंट्स है वो भी आ जाएंगे, फिर टॉर्क पे आते हैं. रोटेशन एज वी हैव डिस्कस की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अब तक आपको एक ग्लिम्स मिला होगा. और इसमें जो पहला क्वांटिटी हम लोग डिस्कस किए हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्वेश्चंस भी आता है, एज वेल एज इसको
यूज भी करेंगे टॉर्क के आगे, टॉर्क इक्वेशन और पूरे रोटेशन चैप्टर में, और फ्यूचर में बहुत जगह इसका यूज आने वाला है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के आपके पास मेथड और सारी कुछ स्टोरी है, उस पर मैं बार बार नहीं जाऊंगा, एक एग्जाम्पल जरूर कराऊंगा सो दैट आप वार्म अप हो जाएं, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा बेटर टाइप का एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। लेट्स से कि इस तरह का एक अरेंजमेंट दिया गया, इसका आंसर आपको देना है, और ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर फ्रेम है, इसका कोई मास नहीं है। मास के फॉर्म में लेट मी चेंज द कलर पॉसिबल। मास के फॉर्म में यहाँ पर स्फीयर्स रखे गए, एक स्फीयर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, एक स्फीयर यहाँ पे प्लेस्ड है, another sphere is here, another sphere is here, and this they have mass m, radius r, they are sphere and they are solid sphere, and the length a is given for this square geometry. इसको ड्रॉ कर लीजिए, and the question is find moment of inertia of arrangement about, बहुत सारी एक्सेस बनाया जा सकता है यहाँ पर, मैं एक सिंपल एक्सेस ले लेता हूँ। सो अबाउट एक्सेस दैट इज बीइंग शोन, लेट्स से ये जो एक्सेस है इसके अबाउट बताना है, अबाउट एक्सेस गिवन। ध्यान से आंसर दीजिए। सो क्वेश्चन आप नोट कीजिए और मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 स्फीयर्स हैं, एक ये स्फीयर है, चारों कॉर्नर्स पे रखे गए हैं, उसकी रेडियस r है, और ये जो फ्रेम है ये ज्योमेट्रिकल फ्रेम है, इसका कोई मास नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ट्राई कीजिए, 1 मिनट टाइम मिलता है आपको। एक आंसर आया है, आपको एम आर एक एटम में बताना है। आपने बोला 4 टाइम्स एक नंबर है, ओके लेट मी एक्सप्लेन कि किस तरह से निकालेंगे। और अपनी जो एक्सेस है वो ये गिवन है, इस एक्सेस से हम सभी का इसी एक्सेस से अबाउट निकालेंगे। तो लेट्स से ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड है, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ, सभी को आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट को पहले पकड़ते हैं, तो फर्स्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस से निकालना है, जो एक्सेस आपको बताया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके पैरेलल एक एक्सेस ड्रॉ करोगे जो कि फर्स्ट के सेंटर से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास जिसको कहते हो। बाय द वे ये सेकंड के भी सेंटर से जाएगा, वो सेकंड स्टोरी है। तो आप बोलोगे कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल इंक्लूड I1, दैट विल इंक्लूड I2, सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट। फाइन। एंड देन फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो उसके लिए आपको ये डी निकालना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए कोई कंडीशन भी नहीं रहती है अपने लिए। सो आप बोलोगे दिस हैज टू बी ICM प्लस MD स्क्वायर। आई का मतलब, ICM का मतलब होगा उसका डायमीटर, सॉलिड स्फीयर के डायमीटर से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो 2/5 mr स्क्वायर होता है। सो दैट पार्ट इज डन। M इज M, D का मतलब होगा A/2, क्योंकि स्क्वायर इसके सेंटर से मेजर करते हैं, तो सेंटर से ये हाफ डिस्टेंस पर होगा, ये बाइसेक्टर है, ऐसा बोलेगा। सो दैट्स गोइंग टू बी A/2 का होल स्क्वायर। So this is the moment of inertia of
one sphere about the shown axis. अगर आपको ये समझ में आता है तो क्या हम 2 का भी निकाल सकते हैं. 2 में आप बोलोगे सेम एक्सिस आ रहा है, सेम डी आएगा, सेम स्टोरी चलेगी. थर्ड और फोर्थ के लिए जब आप यहाँ पे एक्सिस बनाओगे ये भी डी वही बनेगा, तो बाकी सारे इक्वल आएंगे. ये आप जस्टिफाई कर सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो कि इनका लिखते हैं, लिख करके पता चलेगा सब बराबर आ रहा है. So अगली लाइन में आपका आंसर हो जाएगा I is equal to 4 times this I1 number which is 2 by 5 mr square plus m a square by 4. अगर आप ये निकाल पा रहे हो that means you have got to know कि किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बना सकते हैं, कोई भी एक अरेंजमेंट अगर अपने को पता है तो. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया गया है. क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेगा, एम की वैल्यू देगा, आर ए में रिलेशन दे देगा, तो आंसर आपका और भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा, बट आइडिया विल रिमेन द सेम. फाइन. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक और टर्म चलता है जिसका उसमें नाम नहीं लिया था, जिसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं. रेडियस ऑफ जायरेशन. तो कई बार ऐसा टर्म लेगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन. अपने को क्या करना है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इट इज. अगर अपने को कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसका मास बताया गया है, इसकी बाउंड्रीज यानी डायमेंशंस आपको बताएगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको एक एक्सिस भी बताएगा. लेट्स से ये एक्सिस है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. सो हाउ टू गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपको पता है. अगर हम लोगों ने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया तो लेट्स से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है एंड दैट इज नोन टू अस. देन आफ्टर अगर आप इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे एक सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट आया था, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या किया था कि देयर वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड वी वर नॉट बॉदरिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कैच किया. उसका पर्पस ये था कि हम सारे मासेस के मोशन को स्टडी करेंगे एक साथ. सिमिलरली सारे मास डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी हम लोग एक साथ स्टडी कर सकते हैं, कीपिंग द सेम एक्सिस. अगर इस इंटायर मास को हमको किसी एक लोकेशन पे रखना हो, एक पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा सेम मास और कीपिंग द सेम एक्सिस, सो हमको कितना डिस्टेंस पे रखना चाहिए सो दैट इट गेट्स द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज इट गॉट अर्लियर. किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिटेन करने के लिए इंटायर मास को किस पॉइंट पे प्लेस करना होगा, उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से जो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं. इसको जनरली हम लोग के से इंडिकेट करते हैं. सो रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आपसे पूछता है तो उसका मतलब है इंटायर मास डिस्ट्रीब्यूशन को किस पॉइंट पे रखना होगा सो दैट इट मेंटेन्स द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस. नो, अगर हम अपना एक्सिस बदलेंगे तो आप पाओगे डेफिनेटली के की वैल्यू बदल जाएगी. इसका तो रेडियस ऑफ जायरेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट आप उसको कैलकुलेट करते हो. इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द मास बट आल्सो ऑन द एक्सिस. जबकि जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था वो केवल मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता था, बाकी ओरिजिन और अदर चीजों पे डिपेंड नहीं करता. क्वेश्चंस कैसे हम लोग हैंडल करने वाले हैं. अगर आप इस सेकंड केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास इनटू के स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट मास है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऑलरेडी पता चल चुका है क्योंकि इस अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे बाय द वे वी नो. देन आफ्टर इसको सॉल्व करके के निकाला जा सकता है. सो व्हाट द के विल टर्न अप एज आई बाय एम. सो अगर कभी आपसे पूछता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन, सो व्हाट यू नीड टू डू, just find the moment of inertia and then divide by mass, take the square root, whatever this number is coming, this is going to be in unit of length. तो ये लेंथ के यूनिट में आएगा और इसी को हम बोलेंगे दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन. तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इन एसआई टर्म्स. कॉपी कर लीजिए. अगर आपको ये समझा तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप इसका आंसर दे दीजिए. It says find the radius of gyration previous slide. Okay, here is the previous slide. कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता. कैन वी से इट इज इट एज जनरल फॉर्म. हाँ, ये रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए जनरल फॉर्म है.
आपको आई निकालना है, मास से डिवाइड करना है। माइंडेड ये टोटल मास लिखना है, तो जितना भी सिस्टम का मास है टोटल मास आप यहाँ पे प्लेस करोगे और उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन बता दोगे। मैं आपको क्वेश्चन बोलता, कॉपी कर लिया होगा आपने। फाइंड रेडियस ऑफ gyration of given system about given axis। आपको एक्सिस भी दिया जा रहा है, सिस्टम भी दिया जा रहा है, बस आपको रेडियस ऑफ gyration बताना है। सिंपली रखते हैं। लेट्स से अपने पास स्क्वायर फ्रेम है, अगेन ये फ्रेम है, मासेस हम रखेंगे। अब हम स्फीयर्स नहीं, पॉइंट मासेस रखते हैं। एक पॉइंट मास यहाँ पे प्लेस्ड है, देयर इज वन मोर पॉइंट मास, देयर इज वन मोर पॉइंट मास, देयर इज वन मोर पॉइंट मास, so there are 4 point masses and each are of m value, and this is square of dimension a, and we are taking the axis as again let's say this bisector middle से जो जा रहा है इस axis के about इसका radius of gyration बताया। So first find out the moment of inertia, then use the formula, find the k value. आंसर ए आ रहा है। ओके, वेरीफाई किया जा रहा है। फाइन, सो आप पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि सभी आइडेंटिकल हैं, और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर व्हिच इज a/2 स्क्वायर। बेसिकली ये ma स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। एंड देन के वैल्यू होता है अंडर रूट आई बाई मास। एक्चुअली हमारी इंटेंशन भी थी कि आपको थोड़ा सा ट्रैप किया जाए, और शायद आप हो गए। एनीवे, सो आई की वैल्यू, क्या आपने सभी ने आई की वैल्यू ma स्क्वायर निकाला? अगर आपने ma स्क्वायर निकाला तो जमता है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको आता है। और जब कभी k निकालेंगे तो इंटायर मास को लिखने का, सो आई कितना जा रहा है अपने पास ma स्क्वायर, एंड व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम? m प्लस m प्लस m प्लस m, that is 4m. So what the k becomes a/2. तो आपको 4 ऑप्शन देगा, a/2, a/3 and all that. So need to be careful. बाकी सारा कुछ आप सही करेंगे, आई निकालेंगे, मास लिखेंगे, बट कीप इन माइंड कि हमको मास का मतलब टोटल मास लिखना है। कई बार हम यूज्ड टू रहते हैं कि हमारे पास m दिखता है तो m से ही डिवाइड करते हैं, द मिस्टेक दैट यू कैरीड विद, तो उसको आगे नहीं करने का, चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको आप क्विकली आंसर दे दीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। Says find radius of gyration of hollow sphere जिसका मास m, रेडियस r को बताया जा रहा है, about one of its tangent axis। सो उसके एक आपको हॉलो स्फीयर लेना है, और स्फेरिकल शेल कह सकते हैं उसको। हॉलो स्फीयर का हमारा मतलब शेल से है। सो एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उस टेंजेंट के अबाउट आपको उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन बताना है। तो कई बार वो फिगर देता नहीं है, तो अपने को विजुलाइज करना होता है, फिगर को ड्रॉ करना होता है। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कोई भी एक टेंजेंट पकड़ लेंगे, लेट्स ये टेंजेंट पकड़ लेते हैं।
आप जानते हो सभी टेंजेंट के और उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम आएगा, कुछ ऐसा टेंजेंट हो गया। एंड इसका पहले आई कैलकुलेट कीजिए, तो आप बोलोगे कि पहले हमको एक सेंटर से पास होने वाली एक्सिस चाहिए एंड ऑल दैट। अब तक आपको ये सारा स्टोरी करना आ गया होगा। एंड देन ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, टी की वैल्यू आर, ये ICM is 2/3 mr square, 2/3 because you know what. So I is going to be ICM, which is 2/3 mr square plus MD, that is mr square, leads to 5/3 mr square, and then it's done. So radius of gyration is going to be I by total mass. Total mass is m. So I is 5/3 mr square divided by m, leads to root 5/3 r. R bar होगा. So root 5/3 r or r root 5/3, that is correct answer. तो उस पर ज्यादा मिस्टेक करने का ऑप्शन नहीं रहता है। एक बार आपने आई निकाला, मास से डिवाइड किया, बस मास का ख्याल रखने का। आई निकालना आपको आता है। या परफेक्टली करेक्ट, एवरीबॉडी इज गेटिंग करेक्ट आंसर, दैट्स ग्रेट। So that was moment of inertia, its calculation and radius of gyration. Torque, इसको भी हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था और आपको बताया टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टॉर्क बेसिकली फोर्स होता है, लेकिन फोर्स का वो वर्जन जो उसको किसी ऑब्जेक्ट को टर्न करने में हेल्प करता है। सो वी कॉल्ड एज अ टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स, टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट इज कि टॉर्क के लिए फोर्स का होना जरूरी है, और ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट या बॉडी को टर्न करे, रोटेट करे। कल मैथमेटिकली वी डिफाइन लाइक दिस, tau is equal to r cross f. So अब देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो r क्रॉस f, क्रॉस प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर्स के बीच का। r के बारे में बताया, क्विकली अगर मैं बताता कि एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा, ए पॉइंट और समथिंग, और एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट होगा। सो ये जो लाइन होती है O से A, इसको r वेक्टर कहते हैं। जब कभी टॉर्क की बात आएगी तो अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात चल रही है या किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क की बात चल रही है। Until and unless you know the point about which you are calculating the torque, you won't be able to calculate the torque, because ये वो पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फोर्स है। So इसको ऐसा पढ़ेंगे कि टॉर्क अबाउट पॉइंट O। तो जिस पॉइंट के अबाउट होगा, फिर हम देखेंगे किस फोर्स का है, F फोर्स का है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे और उस लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। सो दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बाकी हम लोग बात कर चुके हैं कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है। टॉर्क के मैग्नीट्यूड के लिए आप परपेंडिकुलर r लिखो, f के साथ मल्टीप्लाई करो, या f का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखो, r के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर r f sin थीटा लगाओ, क्योंकि आप जानते हो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है a b sin थीटा। सो दैट्स आल्सो a b r f sin थीटा। थीटा का मतलब एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता है। इस एंगल को नहीं बोलेंगे दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यू नो दैट। आउटवर्ड वेक्टर की डायरेक्शंस उससे मेजर करते हैं। एनीवे, सो आइदर वे कैलकुलेट करने का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये r परपेंडिकुलर हो गया, टोटल फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, जमता है। अदरवाइज फोर्स के दो कंपोनेंट बनाओ, एक तो अलोंग द r डायरेक्शन, दूसरा परपेंडिकुलर टू r डायरेक्शन, और ये कंपोनेंट यूज करो, चलता है। So this component and r will work, और perpendicular component r and f will work। और ये जो cos थीटा कंपोनेंट होता है, यानी r की डायरेक्शन में ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। इसलिए पैरेलल वेक्टर जो होता है वो आपको कभी टॉर्क नहीं देगा, पैरेलल फोर्स जो आएगा। अच्छा, ये O पॉइंट था, अगर O पॉइंट हम यहाँ पे लगा देते, सपोज के लिए यहाँ पे B पॉइंट लेते हैं, तो B पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा? F का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर R ये बनेगा, तो ये टोटल का टोटल पैरेलल फोर्स हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है टॉर्क। तो ये हम लोगों ने बात की थी। अब इसके मैं कुछ एप्लीकेशन कराता हूँ, आपसे प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आप जल्दी आंसर करेक्टली आंसर देना स्टार्ट कर दिए, इट विल लेट मी नो कि आप समझ गए कैलकुलेशन, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सो एक एग्जांपल पिक करते हैं। लेट्स से अपने पास एक कोई बॉडी है, सिंपलेस्ट बॉडी, रॉड पकड़ लेते हैं। आपके मॉड्यूल में भी इस तरह के एग्जांपल्स रहे होंगे।
लेट्स से ये ग्राउंड पे रखा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा है, ये टॉप से आप देखते हो, ये टॉप व्यू है। जब हम टॉप व्यू लिखते हैं इसका मतलब ग्रेविटी अंदर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर से देखते हो। स्मूथ सरफेस है, वो सारा कुछ दिया गया है और ये रखा हुआ है। इसका मास वगैरह दे देते हैं, लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं जरूरत पड़ती है तो। इसका ये ओ पॉइंट है सेंटर, ये फिक्स नहीं है, फ्रीली रखा हुआ है, कुछ फोर्सेस इस पे लगाए जा रहे हैं। तो लेट मी से कि एक फोर्स यहाँ पे लगाया गया ओ पॉइंट पे ऊपर की तरफ, इसका नाम एफ है। एक फोर्स इस पॉइंट पे लगाया गया कॉर्नर पे जो कि इस डायरेक्शन में है, इसका नाम 2F है। और ये जो एंगल है, थर्ड एंगल इज 30 डिग्री। There is another force acting in this direction again in this corner, and this force is F that acts perpendicular to the rod, and you are watching from the top. Okay, इतना ही रखते हैं, ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ये कॉर्नर है, ये सेंटर पॉइंट है, तो डिस्टेंस वगैरह आप समझते हो कितना हो जाएगा, L/2 होगा। इट सेज फाइंड नेट टॉर्क ऑन रॉड about number A, point O. So point O के अबाउट अपने को नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है इस बॉडी में with magnitude and direction. So I'm giving you 1 minute to try, और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेट टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? You know, last lecture we talked about tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau 4 from the same point, keeping the direction and vector in mind. तो आंसर 0 और FL इस तरह से आ रहे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्शन अगर बता पाए तो डायरेक्शन भी मेंशन करें। यू कांट सी द शेयर्ड स्क्रीन, माय गुडनेस। अगर आप नहीं देख पा रहे तो एक बार एग्जिट करके एंट्री करें, दैट माइट हेल्प। आर्या बहती, तो यू जस्ट एग्जिट एंड रीजॉइन, दैट विल हेल्प। ओके, सो गुड एफर्ट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप जरूर बता पाएंगे। ओके, सो ओ पॉइंट पर आपको जाना है, ये ओ पॉइंट है। और इन फोर्सेस के नाम दे दो अगर आप नाम से बुलाना पसंद करते हो। So we can call this force as force number 1, this force as force number 2, this force as force number 3. I mean, नाम आप कैसे देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम उनको बुलाएंगे कैसे। तो किसी भी पॉइंट का टॉर्क कैलकुलेट करना होगा तो हम फर्स्ट फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, उसी पॉइंट के अबाउट सेकेंड का कैलकुलेट करेंगे। Okay, yeah, I'm back. There was a break in the net. So I think you are able to hear now. It's still freeze? Frozen? What happened? Am I audible or not? Am I? Is the screen visible now? There's a lag. Okay, I'm audible. Thank you for making this.
Okay, there's might be fluctuation in the internet speed, and nothing else seems to be the reason. My screen should be visible because I'm able to see the screen from different device. So you must also be. There might be lag going on. That because of speed. तो फिगर भी चला गया. मैं फिगर को रीड्रॉ करता. Sorry for interruption. Probably अब आपको सुनाई दे रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा. So let's start with this. एक फिगर ऐसा बनाया था मैंने कुछ. वो मेरे को रीड्रॉ करना पड़ेगा. It has gone. So एक फोर्स मैंने इधर दिखाया था जिसका नाम था ट्वाइस एफ. एक सेंटर पे दिखाया था परपेंडिकुलरली जिसका नाम था एफ. और एक यहाँ पर एफ बनाया गया था. रॉड का मास और लेंथ बताया था आपको. आपके आंसर्स आ चुके थे. ओ पॉइंट का वोट अपने को बताना था. ये एंगल 30 डिग्री बताया गया था. सो कैसे सॉल्व करेंगे आप अटेंशन दीजिए. तो पहला पार्ट था अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ. सो इसको 1 2 3 करके नॉमेनक्लेचर भी दे दिया था. सो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 यानी समेशन ऑफ टाउ आई भी बोल सकते हो आप. हियर आई रन्स फ्रॉम 1 to 3. अच्छा, टाउ 1 की वैल्यू कितनी आएगी. टाउ 1 के लिए इस पॉइंट के अबाउट फर्स्ट का, तो आप देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2, तो ये बनेगा f l/2. किस सेंस पे ले जाएगा. o के अबाउट ये फोर्स इस सेंस में ले जाएगा. और ये जो सेंस है इसके लिए k प्लस k कैप आता है या आउटवर्ड आता है. और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज होगा. अगर इसको हमको दिखाना हो तो हम k कैप के टर्म में लिख सकते हैं. टाउ 2 वेक्टर अगर आपको देखना है टाउ 2, तो सेकेंड का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ओ पॉइंट से ही पास कर रहा है. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, इसलिए 0 आ जाएगा. टाउ 3 की वैल्यू ना. अब आप क्या कर सकते हो कि ये डिस्टेंस आपको पता है तो इस एफ के दो कंपोनेंट बना सकते हो. एक ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर. दिस विल बी 2f cos 30. दिस विल बी 2f sin 30. आप पाओगे जो sin 30 वाला है वो रोल प्ले करेगा. तो ये बनेगा 2f sin 30 द परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज l/2. So that will convert into how much? ये हाफ बनेगा, हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा. FL/2 बनेगा. अच्छा, अब ये जो FL/2 है ये किस सेंस में होगा. O के अबाउट. नो मैटर आपने क्या आंसर दिया था, अब आपको समझना है. तो O पॉइंट से अब इस ये फोर्स को देखो. ये फोर्स O पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को कैसे रोटेट कराएगा. ये इस तरह से ले जाएगा. और ये जो वे है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है. K कैप पर आ रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है यानी K कैप है. सो वेक्टर के फॉर्म में इसको भी लिख देंगे. इसके बाद आप नेट टॉर्क के बारे में बात कर सकते हो. तो टाउ नेट की जो वैल्यू आएगी उस पर इसको और इसको दोनों को ऐड अप करने का. 0 को ऐड करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. तो दैट विल बी FL K कैप. K कैप का मतलब होता है, इसको आप ऐसे आंसर दे सकते हो कि टॉर्क की नेट जो वैल्यू है वो F into L है और इस सेंस में टोटल है. सो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज और K कैप. इस तरह से आपका आंसर है. सो FL एंटी क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर. इस पर हाउ डिड वी डिसाइड एंटी क्लॉकवाइज. कैसे डिसाइड करते हैं. जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है तो उस पॉइंट पे इमेजिन करो कि आप उस पॉइंट पर हैं. तो वो पॉइंट आपको रेस पे नजर आएगा. फिर जो जिस फोर्स लेट से F1 का डिसाइड करना है तो ये जो F1 है इस बॉडी को किस सेंस में ले जाएगा और O पॉइंट के रिस्पेक्ट में. तो ये O को अगर सेंटर मानोगे तो ऐसा चलाएगा. और ये कौन सा सेंस होता है आप देख लोगे कि अगर इस तरह से जो क्लॉक के अगेंस्ट होता है इसलिए एंटी क्लॉक बोलते हैं इसको. और एंटी क्लॉक का मतलब के कैप होता है. राइट हैंड टर्न, राइट हैंड फिंगर्स को अगर आप एंटी क्लॉक वाइज में टर्न करोगे थंब अप साइड आता है. और जब आप थर्ड फोर्स के अबाउट आओगे तो थर्ड फोर्स ओ पॉइंट के अबाउट बॉडी को ऐसा ले जाएगा. वो भी एंटी क्लॉक वाइज है इसलिए दोनों एड अप कर रहा है. दोनों एड अप कर रहा है इसलिए टॉर्क ऐड कर जाएगा. और अभी मैं दूसरा पूछता हूँ उससे आपके और
पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी आएगी। अबाउट, अभी भी आपको नेट टॉर्क निकालना है, मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूँ। अबाउट पॉइंट ए, और पॉइंट ए को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर इस कॉर्नर पे। ये लेट से ए पॉइंट है और इस कॉर्नर को बी पॉइंट नाम दे रहा है। सो व्हाट विल बी द नेट टॉर्क ऑन दिस रॉड अबाउट पॉइंट ए? तो अब आपका पॉइंट जिसके अबाउट निकालना वो ए पॉइंट। बाकी सारे फोर्सेस के टॉर्क निकालिए ए के अबाउट, उनके डायरेक्शंस को वॉच कीजिए, देन डिसाइड की कितना आंसर आता है, किस डायरेक्शन में आता है। थ्री FL by 2 which is 1.5 and you say anti-clockwise. Good. Okay. Making sense? Okay, fine. So आप टॉर्क अबाउट ए निकालेंगे। आप बोलेंगे टाउ 1 का चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए। 1 2 3 4 आपको दिखाया गया। 3 का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट से उसका लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है, सो थर्ड विल बी 0। यानी ए पॉइंट के अबाउट ये फोर्स रोटेट नहीं करा पाएगा। टाउ 1 की कितनी वैल्यू आएगी? टाउ 1 की वैल्यू आएगी F इंटू एल। किस सेंस में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। ए पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगा, ए को सेंटर मानते हुए। अबाउट का मतलब उसको सेंटर मानिए। ए के अबाउट सेकेंड वाला फोर्स भी इसको इस सेंस में ले जाएगा, दोनों के सेंस बराबर जाएंगे तो वो एड अप कर जाएंगे। तो ये आएगा, ये भी FL/2 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो टॉर्क अबाउट ए बन जाएगा 3FL/2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और K cap you can answer it. In case you are getting this, that's perfect. एक छोटा सा C पार्ट भी ऐड कर देते हैं। अबाउट B, अबाउट पॉइंट B। सो आपसे वो कोई भी पॉइंट पूछ सकता है। सो आप रूल समझ लीजिए, पॉइंट जहां भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस करेंगे, डायरेक्शंस बताएंगे, आंसर आ जाएगा। सो वर्क फॉर अबाउट पॉइंट B। अबाउट B एक आंसर 0 क्लेम किया गया। लेट्स चेक व्हाट अदर पीपल से। एक FL/2 आ रहा है। ओके, अब 14 के लिए अलग से पिक्चर बना सकते हो, उसी पे वर्क कर सकते हो। ये आपका पॉइंट ए था। बैटरी इज मेकिंग नॉनसेंस, चलेगा। और इधर एक पॉइंट बी है। फोर्सेस आप दिखा सकते हो कहाँ कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। बी पर एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा था, एक ओ पॉइंट पर फोर्स है। यहाँ का जो फोर्स आपके लिए जरूरी है वो ये 2F sin थीटा sin 30 था, तो ये F बचेगा एंड दैट विल बी F√3। ये अरेंजमेंट होगा, सिंप्लीफाइड पिक्चर होगी किसके लिए? कैलकुलेशंस के लिए, टॉर्क कैलकुलेशंस के लिए। बाकी डिस्टेंस, अब बी से आपको डिस्टेंस देखनी होगी, तो फर्स्ट का तो टॉर्क 0 आ जाएगा। ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो L/2 होगा, और इसको मेजर करोगे तो L हो जाएगा। सो टॉर्क अबाउट बी, अच्छा जो फर्स्ट ये वाला टॉर्क होगा ओ पॉइंट वाला सेकेंड, दैट विल ट्राई टू रोटेट लाइक दिस, और थर्ड वाला अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। तो दोनों टॉर्क्स अलग अलग डायरेक्शन में करना चाहेंगे। सो आप ऐसा लिख सकते हो कि टॉर्क ऑफ 1 विल बी 0, 1 2 3 यही नॉमेनक्लेचर है। टॉर्क ऑफ सेकेंड इज गोइंग टू बी FL/2। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। बी को सेंटर पकड़ना है, तो दैट विल बी क्लॉकवाइज।
तो आप बोलोगे ये क्लॉकवाइज जा रहा है, टाउ 3 निकालिए, टाउ 3 की वैल्यू आएगी FL, बट ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सो टाउ 2 क्लॉकवाइज है, टाउ 3 एंटी क्लॉकवाइज है, फिर देखोगे कौन सा ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, इसलिए टोटल किधर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, और कितना रहेगा, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे। So net torque about B will be FL minus FL by 2, which is basically FL by 2. And in which sense? जो dominate कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो B के रिस्पेक्ट में भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और FL by 2 जाएगा। अगर आपने ये आंसर निकाला है, इसका मतलब है कि यू आर कैचिंग द पॉइंट। ना अभी मैंने जीरो O के अबाउट निकाला, A के अबाउट निकाला, B के अबाउट निकाला, हम कोई भी पॉइंट कैच कर सकते हैं। वी कैन टेक पॉइंट एनीवेयर इन द स्पेस, लेकिन जो भी पॉइंट आप लिया आपको देख के बताएगा, उसके अबाउट फिर डायमेंशंस भी बताएगा, सो दैट कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सके। जब तक आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता होगा, तब तक आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। इस पे किसी को कंफ्यूजन है या कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो बोले, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, इसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। और डू यू नीड अनदर एग्जांपल और वेदर इज सफिशिएंट, वो आपको अपना रिस्पांस देना है। और अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो फिर नया डेफिनेशन जाता है टॉर्क इक्वेशन, जिसको लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर में जस्ट मैंने नाम लेकर के बोला था, टॉर्क इक्वेशन। वन मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। ठीक है, तो अभी हम लोग टॉर्क इक्वेशन देखने वाले हैं, उस पर भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देंगे। टॉर्क अबाउट एक्सिस, हाँ ये पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मैं बोल देता, समझा देता इनफैक्ट, क्योंकि इसका नाम अभी तक लिया नहीं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के अबाउट ही निकालते हैं, और जब बॉडी रोटेट करेगी तो हमको एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो मोस्ट केसेस में जो पॉइंट्स होगा उसी से एक्सिस पास कर रही होती है, जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल देखें, इसी में थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देते हैं। ये जो एग्जांपल था एक्सिस के, टॉर्क अबाउट एक्सिस की हम लोग बात कर रहे हैं। जब हमने ओ के अबाउट निकाला था, तो वो पिछले क्वेश्चन में पॉइंट टू क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, वो कैसे समझा? पिछले क्वेश्चन में पॉइंट टू क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। देखो कौन सा पॉइंट किस, देखो जैसे 2 पॉइंट है, इसका भी पहले बता देते हैं आपको, ये 2 पॉइंट है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, थिंक अबाउट इट, कि ये अगर 2 पॉइंट है और अगर हमारा पॉइंट जिसके अबाउट कैलकुलेट करना वो बी है, तो बी के लिए ये फोर्स ऐसे रोटेट कराएगा। समझने के लिए बी को आप सेंटर मानिए, और फिर देखिए बाकी बॉडी को आप भूल जाए 1 मिनट के लिए, और आप देखेंगे ये जो जहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, फिर वो टर्न कराने के लिए इस तरह से टर्न कराएगा। और अगर आपने ए पॉइंट पकड़ा तो फिर वो इस तरह से टर्न कराएगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट निकलते हैं, कंसीडर दैट एज अ सेंटर, उसके अबाउट उसके रोटेशन को वॉच करना है। ओके, एक्सिस वाला पॉइंट जो बताना था, जैसे आपने मोमेंट टॉर्क अबाउट ओ कैलकुलेट किया था, इसका मतलब ओ पॉइंट के अबाउट आपने एक आंसर निकाला था। अगर मैं उसको वापस लेके आऊं तो वो आंसर आपका आया था, कौन से वाइज था, ये इस तरह से रोटेट कराएगा। यानी अगर बॉडी ओ के अबाउट रोटेट करना चाहेगी तो इस तरह से रोटेट करना चाहिए। Means you need to see where this force displaces that perpendicular point. हाँ, वहां से भी आप रिलेट कर सकते हो कि उस पॉइंट को किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और आप टर्निंग एक्शन पढ़ रहे हो तो उसका टर्निंग वाला पॉइंट देखना होता है, किस तरह से वो टर्न कराएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एक्सिस, आपसे पूछता है कि एक्सिस के अबाउट बताइए, 1-2 एग्जांपल हम लोग एक्सिस से कर लेंगे जो कि खास इंपॉर्टेंस करेंगे आपके लिए। अभी जो हमने टाउ अबाउट ओ निकाला था, वो ये आंसर है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है। यहाँ तक आप पहुंच गए हो।
ये जो टॉर्क होगा वो ओ के अबाउट होगा। अगर ये बॉडी को रोटेट कराएगा तो जिस तरह से मैंने एरो दिखाया इस तरह से रोटेट कराएगा, यानी उस एक्सिस के अबाउट है जो एक्सिस ओ से पास करती है और स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो बॉडी है वो फ्यूचर में ऐसा चला जाएगा अगर के टॉर्क अबाउट ओ देखते हैं तो दिस बॉडी विल बी टर्निंग लाइक दिस। और उसके आगे फिर कैसा जाता है उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा, बट इमीडिएटली ऐसा बोला जा सकता है कि ये इस तरह से टर्न करेगा। तो ओ पॉइंट से एक्सिस पास कर रहा है और एक्सिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे पूछता है कि ओ से पास होने वाली एक्सिस जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है उसका आंसर बताइए, तो उसका आंसर वही है जो पॉइंट के अबाउट है। बट क्या होता है कभी कभी वो आपसे दूसरे एक्सिस का नाम ले लेता है जो नेचुरली निकल रहा है वो नहीं, उसके अलावा भी। तो अगर आपसे कहता है कि ओ से पास करे एक्सिस, लेकिन वो एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट कितना टॉर्क आएगा, तो फिर आपको क्या सर्च करना होता है कि ये जो बॉडी आपके पास है उस बॉडी को रोटेट कराने वाले जो टॉर्क नेट में निकाला है आपने ओ पॉइंट से, तो पहले हम ओ पॉइंट से टॉर्क निकालेंगे जो ये आएगा। अब इसका वो कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने की कोशिश करेगा। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले ये पता कीजिए कि जो आपने टॉर्क निकाला वो किस किस एक्सिस के अबाउट है, तो आप बोलोगे ओ से पास होने वाली स्क्रीन के परपेंडिकुलर यानी के एक्सिस यानी जेड एक्सिस के अबाउट है। फिर उस एक्सिस का वो कंपोनेंट जो इस एक्सिस की डायरेक्शन में लाइक करेगा, उसको एक वेक्टर पकड़ेंगे के कैप का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कर देंगे। कोई बता सकता है कि अगर के कैप का कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में करेंगे या इस एक्सिस की डायरेक्शन में करेंगे तो कितना आएगा? कैन एनीबॉडी आंसर कि अगर के कैप यानी जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा जो इस स्क्रीन पे लाई कर रहा है? थोड़ा सा वेक्टर का चैलेंजिंग पॉइंट है। जीरो आएगा, गुड। क्यों? क्योंकि उस वेक्टर की डायरेक्शन इस वेक्टर से 90 डिग्री है, तो जो एंगल होता है उसका हम cos 90 लगाएंगे, cos 90 की वजह से जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। गुड। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे बोलता है कि इस एक्सिस के अबाउट बताइए कितना टॉर्क लग रहा है, तो हम बोलेंगे टॉर्क जीरो लग रहा है। और अगर जेड एक्सिस से पूछेगा तो जेड एक्सिस के अबाउट हम ये बताएंगे। तो जब कभी हमको एक्सिस के अबाउट पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उस पॉइंट से उस एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं और देन फिर देखते हैं कि वो किस एक्सिस के अबाउट आया है। फिर दो एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसका cos थीटा वर्जन यानी कंपोनेंट निकाल देते हैं। ओके, इट वाज डिस्कनेक्टेड। मैं फिर से बोल देता हूँ और अभी एक एग्जांपल फ्रेश एग्जांपल पिक करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको समझा रहा था। वी विल पिक अ फ्रेश एग्जांपल, डोंट वरी। मैं रिपीट करता हूँ और आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको आप बाद में भी वॉच कर लेना, फिर भी मैं एक बार समराइज करता कि किसी एक्सिस के अबाउट अगर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे ये एक्सिस है तो उस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के अबाउट निकालिए। जैसे हमने ओ के अबाउट निकालना पड़ेगा, तो ओ के अबाउट ये आंसर आ गया। फिर जब ओ के अबाउट देखोगे तो ये जो बॉडीज हैं वो इस तरह से, ये जो फोर्स है वो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। इस तरह से रोटेशन का मतलब वो जेड एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करेंगे। अब इस जेड एक्सिस का कंपोनेंट हमको उस एक्सिस की तरफ निकालना होगा, यानी एक्सिस का कंपोनेंट निकालना होगा। उस एक्सिस का कंपोनेंट इस एक्सिस की डायरेक्शन में निकालेंगे, जेड एक्सिस जो कि इसके परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं अगर 90 डिग्री होता है तो किसी वेक्टर का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है? जीरो। और वैसे ही बोल सकते हो जेड एक्सिस, और ये जो एक्सिस है वो एक्स वाई प्लेन पर है, इसलिए जेड कोऑर्डिनेट जीरो आएगा। तो इस एक्सिस के बाद टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। इनफैक्ट कोई भी एक्सिस अगर आप ड्रॉ करते हो, एनी एक्सिस जो कि इस प्लेन पे लाई कर रही है, उस पर टॉर्क कितने आएंगे? जीरो आएंगे, क्योंकि इन किसी भी एक्सिस के बाद इसको रोटेट नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल देता हूँ और जिसमें टॉर्क अबाउट एक्सिस आता है उसको आपको बताने का। पहले एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वेक्टर फॉर्म में दे देता हूँ, फिर पिक्चर को विजुलाइज कर लेंगे। जैसा बोलता है कि फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स 3i cap plus 4j cap minus 5k cap न्यूटन
acting at a point which is 2, 1, 0 about. ये एग्जांपल आपको टॉर्क के बारे में और भी डीप इंफॉर्मेशन देगा और एक्सेस वाला पॉइंट भी समझा देगा. एक फोर्स दिया गया है, मल्टीपल फोर्स नहीं दे रहे, सिंगल फोर्स है और एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है. पॉइंट ऑफ एक्शन भी आपको बताया गया है. फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है अबाउट ओरिजिन. अबाउट हमने 2 बार लिख दिया है, फर्क नहीं पड़ रहा है. ओरिजिन के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है. पहले तो आप इसका आंसर दें. उसके लिए क्या करना है, तो आप बोलोगे टॉर्क अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स क्रॉस फोर्स. राइट आर वेक्टर. मैं आपके लिए हेल्प कर दे रहा हूँ, तब तक आप भी लिखें. आर वेक्टर का मतलब होगा ये जो पॉइंट है उसको ए नाम दे दीजिए जिसके कोऑर्डिनेट है ये, और दूसरा ओ का मतलब ओरिजिन, आर का मतलब ये वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू नो कैसे निकाला जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए माइनस ओ. बेसिकली ये बनेगा 2i कैप प्लस j कैप. Now go for the cross product the way you know cross product. That will give you torque about origin. Please give example for this where torque about axis is non-zero. We are taking the same example. Okay, it will be very good if I get all the answers in. Yes. अब देखो यहाँ पर अगर आप जो भी सॉल्व कर रहे हो वो वेक्टर से ज्यादा कुछ भी नहीं है. 2i कैप प्लस j कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप. Since all of you are getting the same answer, so I can presume कि correct जा रहा है. So cross product करने का आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जैसे व्हाटएवर सूट्स यू. अगर ये 2i को आगे ले जाएंगे तो ये बनेगा 6i क्रॉस i 0 हो जाएगा, प्लस 8i क्रॉस j k हो जाएगा, माइनस 10i क्रॉस k माइनस j हो जाएगा. j को ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस 3k कैप, ये 0 हो जाएगा, माइनस 5i कैप. So it should come as minus 5i cap, and this is plus 10j cap plus 5k cap. I'm getting this. So you people are also getting the same thing. That means that's correct. Okay. So अगर आपका ये टॉर्क आया, टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर. So ये टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट आ गया. यहाँ तक क्लियर है. अब इसके बाद हम एक्सिस के अबाउट टॉर्क के बारे में बात कर सकते हैं. दूसरा अगर आपसे पूछते हैं कि अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसको कैसे आंसर देते हैं ये मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे. अगर हमको एक्स एक्सिस के अबाउट बताना है तो यहाँ पर हमको पिक्चर दिख नहीं रहा, फोर्स 3 डायमेंशनल है और ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. तो क्या करना होता है, ये जो टॉर्क आपने कैलकुलेट किया है वो टॉर्क अबाउट ओ कैलकुलेट किया है. क्या ओ पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है. तो अपने को क्या करना होता है कि उस एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से टॉर्क की जरूरत पड़ती है. ये टॉर्क आ गया. अब इस टॉर्क का हमको वो कंपोनेंट कैलकुलेट करना होता है जो उस एक्सिस पे लाई कर रहा है जिस एक्सिस की हमको जरूरत है. So component of this torque about in x direction is the answer. So this is going to be a torque about x is going to be x component of torque O. That is what our answer is going to be. Yes. उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही आसान है. तो आप बोलोगे टाउ एक्स, आपने प्रोजेक्शन वेक्टर पढ़ा हुआ है,
बस ये प्रोजेक्शन या कंपोनेंट है। टाउ एक्स की वैल्यू आएगी टाउ अबाउट ओ डॉट डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सिस, जिस एक्सिस पे आप चाहते हो उस एक्सिस की डायरेक्शन से इसका डॉट प्रोडक्ट करने का। मैं आपको जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ। अभी हमने एक्स एक्सिस दिया हुआ है, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आइडेंटिफाई किया है। कोई और भी एक्सिस होगी तो उसकी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उस यूनिट वेक्टर से वो वेक्टर जो निकला था उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं कंपोनेंट। एक बार ये कंपोनेंट यहाँ पर ये आई कैप आ जाएगा तो ये बनेगा टाउ नॉट डॉट आई कैप। जब आई कैप आप करोगे तो -5 आ जाएगा न्यूटन मीटर। नाउ मैग्नीट्यूड की बात करोगे, in case you are talking about the magnitude, so magnitude is going to be 5, direction minus I cap. Now ये minus I cap का क्या मतलब है, plus I cap का क्या मतलब, ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। प्लस माइनस आई कैप का भी मीनिंग आप समझ जाएंगे तो और भी क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज के लिए ये बॉडी थी आपकी, ठीक है, और टाउ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी इस एक्सिस अबाउट टॉर्क निकालना है। अब आप देखोगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वेक्टर में, राइट हैंड को हम यूज करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को। अगर हम राइट हैंड फिंगर्स को नेचुरली कर्ल करते हैं जिस डायरेक्शन में, तो और थंब जिधर जाता है थंब वेक्टर को बताता है, और जो कर्लिंग होती है वो सेंस को बताता है। तो जैसे अगर हम इस तरह से दिखाते हैं आपको, ये एरो बनाया मैंने, तो इस एरो का मतलब ये हुआ कि आप नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो। अगर आप इस तरह से राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका थंब प्लस एक्स पे जाएगा या माइनस एक्स पे जाएगा। यू कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट, जहां पर बैठे आप वहीं से भी कर सकते हो। ये फिर पिक्चर देखो, जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, अपने राइट हैंड को यूज करो और राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करो जिस तरह से ये एरो मैंने दिखाने की कोशिश की है। दैट मीन्स फ्रॉम डाउन साइड से अप साइड। फिर आप अपने थंब को वॉच करो कि थंब किधर जा रहा है। दो में से एक चेक करना है, प्लस पे जा रहा है या माइनस पे जा रहा है। तो आप बोलोगे कि आपको माइनस एक्स पे जाता हुआ नजर आएगा, माइनस एक्स पे जाता हुआ नजर आएगा। तो हम आंसर देंगे कि ये नेगेटिव एक्स को इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड। तो ये जो टाउ एक्स है वो माइनस एक्स में चलेगा, तो टाउ एक्स को हम बोलेंगे ये टाउ एक्स हमारा नेगेटिव था, इसलिए हमने इस सेंस में लगाया, और 5 न्यूटन मीटर की वैल्यू है। सो 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस तरह से लग रहा होता है। दैट्स द मीनिंग। तो एक्स एक्सिस में भी दो डायरेक्शंस होती हैं, एक प्लस एक माइनस, उसको हम राइट हैंड की हेल्प से बताते हैं। सपोज कर लीजिए मैं इसी में दूसरा एरो बना रहा हूँ। अगर मैंने ऐसे एरो बनाया होता ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, तो क्या इस केस में आप बता पाओगे कि थंब किस डायरेक्शन में जाएगा राइट हैंड का? अगर आप कर्लिंग इस तरह से करते हो, ऊपर से फिंगर्स को नीचे लेकर के आते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये प्लस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम इस तरह से शो करेंगे, निगेटिव आएगा तो इस तरह से शो करेंगे। दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। अंडरस्टूड। सो ये आपका आंसर आया -5 न्यूटन मीटर। तो हम फर्स्ट वाला ड्रॉ करेंगे, सेकेंड वाला नहीं। गुड, यू गॉट टू नो कि कैसे हम दो डायरेक्शंस को डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसी में मैं आपसे शॉर्ट में पूछ लेता हूँ, ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन मैं ले लूंगा, डोंट वरी। इसको लेट्स से कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स से वाई एक्सिस है, इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में आपको वाई के बारे में बताना है, टॉर्क अबाउट वाई। मैं आपसे सिंपली ये पूछना चाह रहा हूँ, टॉर्क अबाउट वाई जो आएगा, क्या ये फर्स्ट ऑप्शन को इंडिकेट करेगा या फिर इस सेकेंड ऑप्शन को इंडिकेट करेगा? दो एरो बना रहा हूं मैं, कौन सी डायरेक्शन होगी टाउ वाई की, फर्स्ट और सेकेंड? मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्शन में हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। क्या सभी को फर्स्ट समझ में आ रहा है? सभी को? अगर सभी को फर्स्ट समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यू गॉट टू नो व्हाट द डायरेक्शन, हाउ द डायरेक्शन वी कैन फाइंड आउट ऑफ एनी टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस। या फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका जब जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो +10 आएगा, +10 का मतलब प्लस वाई होना चाहिए। सो फर्स्ट इज इंडिकेटिंग प्लस वाई। यूज द राइट हैंड, कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, थंब हैज टू गो आउटसाइड। और जबकि सेकेंड माइनस वाई को करेगा, तो सेकेंड हम नेगेटिव के लिए और फर्स्ट पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे।
So first is the correct answer. Okay, so इस तरह से हम किसी भी एक्सिस के वर्ड बता सकते हैं. अब आपको एक लास्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देते हैं जो कि मेंस के ऊपर निकलेगा. मेंस में आपसे पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, एफ दे देगा, पॉइंट दे देगा, बहुत ज्यादा होगा तो इस पॉइंट का नाम दूसरा बदल देगा. तो हम डिस्प्लेसमेंट का जो रूल होता है फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल लेंगे आर को. तो आर को कैलकुलेट करेंगे, एफ को कैलकुलेट करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और जो आएगा वो आंसर दे देंगे. ठीक है. So let me give you one more question of calculation of torque about an axis, and that will be completing this torque calculation in nutshell. And everybody should try, must try, and give the correct answer. Find torque of force F. Force F को हम बोलते हैं twice I cap minus J cap Newton acting at point, जो point of action है let's call it A, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 0 about point. एक दूसरा पॉइंट है जिसके अबाउट बताना, लेट्स इस पॉइंट का नाम B है, that is 0, 2, ओके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, 0, 1, 2. चलेगा. मैं एक्सेस देना चाह रहा था, कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट कर लेते ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, फिर एक्सेस को इसी में इन्वॉल्व कर देंगे. अबाउट अ पॉइंट, इसमें इसको फर्स्ट पार्ट बना देते हैं ताकि सेकंड पार्ट का स्कोप रह जाएगा. तो आपको टॉर्क बताना है इस फोर्स का इस पॉइंट पर जो लग रहा है ए पॉइंट पर बी पॉइंट के अबाउट निकालना है. एक 5 के आंसर आया. सो आप ए पॉइंट ड्रॉ कीजिए, बी पॉइंट ड्रॉ कीजिए, या फिर इधर बी ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर ए ड्रॉ कर लीजिए. ए पर फोर्स लग रहा है, इससे इसका पॉइंट ज्वाइन कीजिए, इसको आर वेक्टर पकड़िए. दिस इज 1, 2, 0. दिस इज 0, 1, 2. So what the R vector will become for this case? R vector will become I cap plus J cap minus 2K cap. ये कहाँ से आया? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. सो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर से निकाल लिया. फिर इसके बाद टॉर्क निकालना था. टॉर्क के लिए आप R क्रॉस B कर दोगे, R क्रॉस F कर दोगे. R का वैल्यू कितना आ जाएगा जो अभी आपने निकाला, and how much the B is, this F is, which is twice I cap minus J cap. These many Newton meter is your answer. इसको सेटल करना आपको आता है. क्रॉस प्रोडक्ट 2i को इधर से क्रॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे जब क्रॉस करेंगे तो माइनस 2k कैप आ जाएगा, इसको जब फर्दर ले जाएंगे तो माइनस 4j कैप आ जाएगा, माइनस j को एंट्री लेके आएंगे तो माइनस k कैप बनेगा, एंड देन प्लस के j माइनस आएगा एक माइनस 2i कैप. So ultimately it should go like this, minus 2i cap, minus 4j cap, minus 3k cap. Check whether you are getting this. If you are getting this, that means you are there. Plus minus का अपने को बहुत ख्याल रखना होता है और इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट का ख्याल रखना होता है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं. कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो. इसमें एक सेकेंड पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट, अबाउट z एक्सिस. आपके जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें प्लस माइनस का इशू बन रहा है,
तो प्लीज बी केयरफुल कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, वो सारी बातें आपको बतानी है. सेकेंड पार्ट इज अबाउट जेड एक्सिस. नो, आपके पास ये टॉर्क निकला हुआ है. क्या आप इसी टॉर्क का जेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं? तो उसमें आपको ये देखना होता है कि जिस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना होता है उस एक्सिस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट के अबाउट पहले आपको टॉर्क निकालना होता है. तो ये जो पॉइंट आपने यूज किया है, प्लीज बी केयरफुल, जो आपने ये पॉइंट यूज किया है बी, क्या ये जेड एक्सिस का पॉइंट है? इज दिस पॉइंट ऑफ जेड एक्सिस? तो आप बोलोगे कि ये जेड एक्सिस का पॉइंट नहीं है, क्योंकि जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, समथिंग, जबकि इस पे जेड एक्सिस का पॉइंट ये ना होकर के किसी और एक्सिस का पॉइंट है. तो हमको क्या करना होगा, पहले जेड एक्सिस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे. वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, लेट्स उसका पॉइंट का नाम सी दे देते हैं. तो जेड एक्सिस पे लाई करना चाहिए कुछ ऐसा. जेड कोऑर्डिनेट कोई भी होगा चलेगा. सो अबाउट सी, पहले अबाउट सी निकाल लीजिए. और सिंप्लिसिटी के लिए जेड को भी 0 रख लो, ओरिजिन के अबाउट निकाल लो, दैट्स अ बेस्ट थिंग. तो हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, पहले उस एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को कैलकुलेट करना होता है. जो आपने अभी पहले कैलकुलेट किया ये बी पॉइंट के अबाउट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ जेड एक्सिस. सो इजीएस्ट है, इसका जो इजी वर्जन होगा वो ओरिजिन होगा. तो आप टाउ अबाउट ओ निकाल लीजिए या सी निकालिए, दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो हम ओरिजिन से निकालेंगे, अबाउट ओरिजिन, क्योंकि इजी रहता है. ओरिजिन के अबाउट कितना बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर. आर इज गोइंग टू बी आई कैप प्लस 2j कैप, दैट्स आर. क्रॉस एफ, एफ वाज 2i कैप माइनस j कैप. देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस आई क्रॉस j, दैट इज माइनस k कैप. इसको इससे करेंगे तो प्लस 4 आएगा, तो माइनस 4 j क्रॉस आई k कैप. तो ये माइनस 5k कैप आ जाएगा. अब इसका कंपोनेंट आपको चाहिए था जेड एक्सिस के अबाउट. तो अब आप बोलोगे कि आई जेड जो आएगा, सॉरी टॉर्क जेड जो आएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टाउ अबाउट ओरिजिन डॉट जेड कैप, यानी के कैप. तो वो -5 आ जाएगा. तो -5 न्यूटन मीटर. इसका मतलब कितना हुआ, 5 यूनिट इन द माइनस जेड डायरेक्शन. तो दैट्स आंसर. सो ये -3 यहाँ से नहीं कैच करेंगे, बल्कि हम ये निकालेंगे. बाय द वे ये केवल जेड के एक्सिस के अबाउट आ रहा है, यहाँ से पता चल गया केवल जेड कंपोनेंट है. एक्स का अगर आपसे पूछा जाता है एक्स एक्सिस के अबाउट बताइए तो 0 आएगा, वाई एक्सिस के बताइए 0 आएगा, जेड एक्सिस में आपको आंसर मिल जा रहा है. अंडरस्टूड. सो इस तरह से हम किसी भी एक्सिस के अबाउट बताते हैं. उस एक्सिस के पहले उस एक्सिस से पास होने वाले किसी पॉइंट के अबाउट निकालिए, फिर उस एक्सिस की डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो उसका कंपोनेंट मिल जाता है. सो कैन आई से कि अब आपको किसी पॉइंट के अबाउट, किसी टॉर्क के अबाउट निकालना आ जाता है. हाउ टू राइट आर व्हेन फ्रॉम अ पॉइंट टॉर्क अबाउट अदर पॉइंट. फ्रॉम अ पॉइंट अबाउट अदर पॉइंट्स. तो दोनों पॉइंट जैसे यहाँ पर ए और बी दिया था, तो आर को कैसे लिखते हैं, दिस आर इज रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. और पोजीशन वेक्टर में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके आई कैप जे कैप लगा देते हैं, j cap plus 2k cap. This is how we calculate the r vector, position vector from one point to another point. Okay, so आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी टाइम भी हो गया. तो इसमें आपने टॉर्क की कैलकुलेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन और टॉर्क अबाउट पॉइंट एंड एक्सिस लर्न किया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए. और आपके जो डाउट्स कंसर्न आते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. और आपका भी आपने उसका पूछा था ऑब्लिक कोलिजन का. सो नेक्स्ट क्लास में उसको हम अलग से टाइम दे सकते हैं.
या फिर ऐसा करेंगे कि जो नेक्स्ट क्लास का स्टार्टिंग पोर्शन टाइम होगा तो उसमें ऑब्लिक कोलिजन के फ्यू एग्जांपल, फिर इसके बाद टॉर्क पर आएंगे। तो टिल देन यू कैन हैव अ पेशेंस, उस पर हम लोग उसको कवर कर लेंगे। आज टॉर्क स्टार्ट हुआ इसलिए उसको कंप्लीट करना उचित समझा। पीडीएफ या इसका पीडीएफ मैं आपको भेजता और नोट्स के पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। Will you send PDF? Yes. Give some more questions on variable mass. Okay. So since अब टॉर्क का बेसिक वाला पोर्शन हो गया है तो अब आप टॉर्क के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप चाहोगे तो पहले हम लोग ऑब्लिक कोलिजन कवर कर लेंगे, फिर वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस आपको करा देंगे। That will also be there. टॉर्क अबाउट अलाइन कैसे करेंगे, तो लाइन का जो यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। कोई भी लाइन देगा तो उसका वेक्टर फॉर्म देगा, तो वेक्टर से हम जैसे यहाँ पे जेड कैप से किया आपने, तो वहां पर उस लाइन की डायरेक्शन से डॉट कर देंगे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, जो ग्रुप बना हुआ है फिजिक्स का उस पर डाल देंगे, चलेगा। व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर हम डाल देंगे। सो नेक्स्ट क्लास में ऑब्लिक कोलिजन विल बी द फर्स्ट टू डिस्कस, and then few question from variable mass system, then torque equation. अब आपका जो टेस्ट आएगा संडे का, उसमें हम टॉर्क इक्वेशन ले सकते हैं और टॉर्क कैलकुलेट करना आ गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आ गया है, तो एक लेक्चर के बाद आप ये भी लर्न कर लोगे कि टॉर्क इक्वेशन कैसे यूज करते हैं। सो मेजर पोर्शन विल बी कवर्ड। ओके, डाउट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप ग्रुप पे डाल सकते हो, और अगर आपका जो डीपीपी का डाउट है तो आज आपको डीपीपी में शेयर करने वाला हूँ, उसमें पूरा प्रीवियस डीपीपी का सोल्यूशन रहेगा, उससे वॉच कर सकते हो। नहीं सॉल्व होता है तो ग्रुप पे बोलने का, मैं आपको उसका सोल्यूशन बना के भेजता, और उसके बियॉन्ड भी डाउट है देन यू कैन कॉल एनी टाइम। ओके, सो यू वांट पीडीएफ हियर, नॉट एन इश्यू, मैं इस पे भी डाल दूंगा, टीम्स पे भी डाल दूंगा। देखते हैं दोनों में कौन सुटेबल होता है, एटलीस्ट इसको हम दोनों पे शेयर कर देते हैं, और जहां भी शेयर करेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।